दोस्तों आपको बात बता रहे हैं 18 जुलाई 2023 की। पूरे देश में 64 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने 2 टीम्स चुन लिए थे। 26 ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने बेंगलुरु में एक साथ मिलकर एक कोएलिशन अलायंस फॉर्म किया, जिसका नाम जो हमने आपको बताया इंडिया रखा गया, जिसका पूरा नाम बताए तो द इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। और इसका एक ही मोटो था, एक ही मकसद रखा गया कि आने वाले इलेक्शंस में पीएम मोदी जी को किसी भी हाल में जीतने नहीं देना। लेकिन उसी दिन दिल्ली की अगर बात की जाए, जिसमें करंट कोएलिशन गवर्नमेंट एनडीए के 38 मेंबर्स की मीट हुई, जिसका मकसद सिर्फ एक ही था कि 2024 में होने वाले जनरल इलेक्शन में किसी भी हालत में पीएम मोदी को वापस से जीतना। और अब हम जिस सिचुएशन में हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये इंडिया अलायंस मोदी गवर्नमेंट को गिराकर खुद की गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश कर पाएगा? और अगर हाँ, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कौन वो अगला चेहरा होगा जो देश की बागडोर संभालेगा? क्योंकि इंडिया अलायंस के मेजर प्लेयर कांग्रेस ने ही तो 18 जुलाई की मीटिंग के दौरान ही सरप्राइजिंगली डिक्लेयर कर दिया कि उनकी पार्टी में से कोई भी कैंडिडेट पीएम बनने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर नेचुरली यहाँ पर यह सवाल आता है कि बाकी के 25 पार्टीज में से पीएम कैंडिडेट आखिर बनेगा कौन? क्योंकि इस अलायंस में 7 सीएम, जिसमें से 3 लोग पीएम बनने के एम्बिशन को उनकी पार्टीज से ओपनली एक्सप्रेस भी कर चुकी है। तो दोस्तों अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इंडिया जीतेगी? बट दोस्तों उसमें आगे बढ़ने से पहले, उस सवाल के अराउंड डिस्कशन करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वो 3 मेजर रीजन से जिनकी वजह से 26 ऑपोजिशन पार्टीज मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ चुकी है। इसमें सबसे पहला रीजन है 2019 के जनरल इलेक्शंस में बीजेपी के 37% वोट शेयर थे, यानी कि बाकी के 63% वोट्स बीजेपी के अगेंस्ट गए। सो ऑपोजिशन का ये मानना है कि अगर वो सब साथ मिलकर इन वोट्स को अपने साइड पर ले पाए तो वो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उनको आसानी से हरा सकते हैं। दूसरी वजह, अब यहाँ पर उनका कहना कुछ ऐसा है कि 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी के लोकसभा से डिस्क्वालिफिकेशन इनवैलिड होने से, और इसलिए ये सारी पार्टीज एक होकर इस डिसीजन के विरोध में खड़े हुए हैं। और तीसरा रीजन है दिल्ली सर्विस बिल। ये लो बेसिकली लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली में ऑफिसर्स यानी कि ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर का पावर दे, जो नॉर्मली किसी भी स्टेट के सीएम के पास होती है। यानी कि इस पावर से लेकर ब्यूरोक्रेट्स को दे दिया जाता है, वो ब्यूरोक्रेट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। यानी कि आसान शब्दों में इसका मतलब हुआ कि आम आदमी पार्टी की सरकार के हाथ कुछ पावर्स चले जाएंगे बीजेपी के पास। लेकिन फिलहाल इस नए अलायंस इंडिया की अगर बात करें तो ये बिल्कुल 2004 में बनी यूपीए का ही अगर देखा जाए तो दूसरा नाम है, और थोड़ा ज्यादा पैट्रियोटिकल। और अगर यूपीए के बारे में बताएं तो आप सभी जानते होंगे कि 2004 से लेकर 2014 तक उनकी गवर्नमेंट, इनफैक्ट ये अलायंस 2019 के जनरल इलेक्शन के साथ था, मगर इस बार शायद 2024 के जनरल इलेक्शन के लिए उनके कुछ और प्लान्स, जिसकी शुरुआत 23 जून 2023 को शुरू हो गई थी। इसके बारे में अगर डिटेल में आपको बताए तो जहां पर पहले 15 पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर 7 चुनाव लड़ने का फैसला किया, और फिर इसके बाद इसकी दूसरी मीटिंग हुई 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु शहर में, जब कोयले का फाइनल नाम इंडिया डिसाइड किया गया। और अब इसकी तीसरी मीट जो है 25 और 26 अगस्त को मुंबई में लाइन अप है। सो ओवरऑल अगर इसको इलेक्शन के लास्ट मीट जो कि 18 जुलाई को हुआ था उसको अगर देखें तो इसमें प्रेजेंट सीएम के साथ मेजर रीजनल पार्टीज के फॉर्मर सीएम इससे मिले, जितने भी मेजर ऑपरेशन लीडर्स थे वो भी मौजूद थे, जिन्होंने ये फैसला लिया कि वो अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए दिल्ली में एक स्पेशल सेक्रेटेरिएट ऑफिस सेटअप करेंगे, जहां पर 11 मेंबर्स की कमेटी इस कोएलिशन के सारे जरूरी फैसले लेकर, इनफैक्ट उसी मीट में उन्होंने अपने 3 रेजोल्यूशंस प्रेजेंट किए। इसमें पहला रेजोल्यूशन अगर बताए तो वो है कास्ट सेंसस। दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि अब तक जितने भी बार नेशनल सेंसस हुए उसमें एससी और एसटी के ही पॉपुलेशन नंबर रिलीज किए जाते हैं। तो ऑपोजिशन की ये डिमांड है कि ओबीसी और बाकी कास्ट के भी नंबर्स उसमें स्पेसिफाइड हो, जिससे पॉलिसीज बनाने में और सही गवर्नेंस में क्लैरिटी आएगी। दूसरा रेजोल्यूशन बीजेपी स्टेट गवर्नर और एलजीएस के पावर के मिसयूज को रोकना। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तो ये कहता है कि स्टेट गवर्नेंस को
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करना चाहिए। लेकिन टॉप पोजीशन का यह आरोप है कि नॉन बीजेपी स्टेट में गवर्नर्स का रोल काफी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात की जाए तो तमिलनाडु के गवर्नर एन रवि ने स्टेट असेंबली से 13 बिल्स को अब तक अप्रूवल नहीं दिया और इनमें से तो कुछ बिल्स 3 साल से ज्यादा लंबे समय से चल रहे हैं। और सिर्फ एक नॉन बीजेपी स्टेट की कहानी नहीं है, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पर भी कुछ सिमिलर एलिगेशन ही लगे हुए हैं। और दोस्तों थर्ड रेजोल्यूशन की बात की जाए तो सेंट्रल एजेंसी जिसके सीबीआई, ईडी एटसेट्रा का अपोजिशन लीडर्स पर मिसयूज रोकना। ऑपरेशन पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट को खुद यही कंट्रोल करने की और सेंट्रल एजेंसीज के 95% इन्वेस्टिगेशन ऑपोजिशन लीडर्स पर ही हो रही है। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक टारगेटेड अप्रोच है। तो इन तीनों रेजोल्यूशन को लेकर अपोजिशन, कोएलिशन एंड इलेक्शन कैंपेन को रन करने वाले जो डिसीजंस है वो लेने जाने चाहिए। लेकिन क्या इससे वो अपने विजन यानी कि मोदी जी को फिर एक बार पीएम बनने से रोकने में सफल हो पाएंगे? तो आइए दोस्तों दोनों अलायंस और इंडिया की स्ट्रेंथ पर जरा नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया अलायंस के पड़ोस की नंबर 1। दोस्तों इंडिया कोएलिशन अलायंस के लिए पहला पॉजिटिव एस्पेक्ट है खुद का नाम, कि हिंदी न्यूज़पेपर के आर्टिकल के अनुसार टॉप पोजीशन का इंडिया ये नाम जो है वो बीजेपी के नेशनलिज्म को काउंटर करने के लिए रखा गया। प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट और इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट जो 2014 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी के ही साथ थे, उनका ये मानना है कि नेशनलिज्म ये बीजेपी और करंट गवर्नमेंट का हमेशा से ही एक बेसिक प्रिंसिपल रहा है और इसलिए इस एडवांटेज को डगमगाने का काम हो सकता है। इंडिया नाम का ये कोएलिशन सक्सेसफुल कर पाएगा और एक मेजर प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। नंबर 2 पर है कोएलिशन का दूसरा एडवांटेज। ये हो सकता है कि उनके बढ़े हुए वोट शेयर्स। अब जैसे कि हमने बात करी कि इंडिया कोएलिशन ही यूपीए था जिन्हें 2019 के इलेक्शन में 27% वोट शेयर मिले थे। बट अब इसके बाद अब सोचिए कि रीब्रांडिंग करने के बाद कुछ और पार्टीज इस अलायंस में जुड़ी है जिससे इसका एस्टिमेटेड वोट शेयर करीब 37.5% हो गया। अब आप सोचो कि 10% वोट शेयर बढ़ाना एक कितना बड़ा एडवांटेज हो सकता है। उसका तीसरा अगर तीसरा एडवांटेज बताया जाए तो हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा। अगर सिर्फ कर्नाटका के ही एग्जाम्पल लेते हैं तो जिस 20 कांस्टेंट मेंसीज में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी उनमें से 15 कॉन्सिक्वेंसेस जो है इसमें कांग्रेस की जीत हुई। और इसलिए कई पॉलिटिकल एनालिस्ट का यह मानना है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा कैंपेन का सीधा इफेक्ट कर्नाटका असेंबली इलेक्शन जो है इसमें दिखा है। दोस्तों आपके क्या विचार है? मोदी जी इस अगले इलेक्शन में जीत पाएंगे? ये सवाल अभी हमारे सामने खड़ा होकर आ गया है। अपने विचार जो है वो हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा और ऐसे ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।